कल की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 498A पे कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 499 से। सेक्शन 499 जो डील करता है डिफॉर्मेशन से, मानहानि से, राइट। तो देखते हैं कि क्या इसमें प्रोविजंस हैं। Whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or visible representations makes or publishes any imputation concerning to any person। यदि कोई व्यक्ति या तो बोले हुए शब्दों से या फिर किसी चित्र से, किसी चिन्ह से, किसी और कलाकृति से कुछ बनाकर या फिर छापकर ऐसा कुछ करता है जो कि किसी व्यक्ति के खिलाफ में कोई बात है, किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात है, इंटेंडिंग टू हार्म, और उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंडिंग टू हार्म, और knowing or having reason to believe that such imputation will harm। और ये जान या तो हार्म करने के इंटेंशन से या फिर नॉलेज से। हमेशा याद रखिएगा इंटेंशन और नॉलेज, ये दो जो टर्म है इनमें डिफरेंस होता है। अभी इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, इंटेंशन और नॉलेज के डिफरेंस को भी। तो या तो इंटेंशन से, हार्म करने का इंटेंशन, या फिर नॉलेज से कि इससे हार्म हो सकता है। द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन is said except in the cases hereinafter accepted to defame that person। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया, इस सेंटेंस को देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन द केसेस हेरिन आफ्टर एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन में जो हमें एक्सेप्शंस अभी देखने के लिए मिलेंगे, उन एक्सेप्शंस को छोड़कर बाकी जो भी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति या तो बोले हुए शब्दों से या फिर किसी तरह से छपाई करके, किसी भी तरह का प्रिंट करके, पब्लिश करके और ऐसा कुछ कहता है, करता है, लिखता है जो कि किसी व्यक्ति के सम्मान को या किसी व्यक्ति के खिलाफ में है, और उसका इंटेंशन है या तो हार्म करने का या फिर उसको नॉलेज है कि इससे हार्म हो सकता है, हो सकती है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने डिफामेशन का ऑफेंस किया है। लेकिन यहाँ पे हम जो एक्सेप्शंस दे रखे हैं उनको कंसिडरेशन में लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, नॉलेज और इंटेंशन, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, वॉट एवर यू फील गुड एंड कंफर्टेबल। नॉलेज और इंटेंशन ये दो टर्म्स हैं और मोस्ट ऑफ दी सेक्शंस में, मोस्ट ऑफ दी ऑफेंसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा विद इंटेंट और विद नॉलेज। तो क्या ये दोनों एक ही वर्ड है या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो क्या? नॉलेज एंड इंटेंशन। पार्टिसिपेट जरूर करें, मैं चाहूँगा कि चाहे सही हो या गलत, लेकिन पार्टिसिपेशन जरूर हो थोड़ा सा। आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप चाहें तो माइक इनेबल करके बोल सकते हैं। नॉलेज एंड इंटेंशन में आपकी नज़र से क्या डिफरेंस हो सकता है, बाकी फिर मैं आपको क्लियर करूँगा। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंटेंशन। तो एक बार आप अपना व्यू पॉइंट रखें। अभिषेक सेज इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन क्राइम। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दैट इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन क्राइम। सो क्या नॉलेज क्राइम में इम्पोर्टेंट नहीं है? मेन हमारा यहाँ पे फोकस है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंटेंशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे भी आया ना क्वेश्चन में, देखिए, इंटेंडिंग टू हार्म और knowing in the knowing or having reason to believe that such imputation will harm। तो knowing means knowledge, intending means intention। तो क्या इसमें डिफरेंस होगा? जी नेहा, आकिब, आप लोगों से भी
मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करें एक बार। ये और कोई व्यू पॉइंट किसी का? चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, नॉलेज और इंटेंशन। नॉलेज का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि मेरे हाथ में बंदूक है और इससे अगर मैं सामने खड़े हुए व्यक्ति को गोली चलाऊंगा, सामने खड़े व्यक्ति के ऊपर गोली चलाऊंगा तो उसकी डेथ हो सकती है। राइट? ये बात क्या है? ये नॉलेज है। अगर किसी व्यक्ति की तरफ गन से फायर किया जाता है, इट विल कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन। और मैं सामने वाले पर्सन पे गोली चलाता हूँ, ये विद द इंटेंशन कि वो उसकी डेथ हो जाए, तो वो इंटेंशन में आता है। यानी कि इस इच्छा से कि डेथ हो जाए। ये जानना कि इस काम को करने से क्या हो सकता है, ये तो नॉलेज में आता है। और जो हो सकता है वही करना, वो इंटेंशन में आ जाता है। आप जानते हैं कि एक नाइफ है, नाइफ को अगर किसी पर्सन को आप मारेंगे तो उसको हर्ट हो सकता है, और तो ये तो आता है नॉलेज में। लेकिन जब आप उस नाइफ को किसी पर्सन को मारते हैं और ये चाहते हैं, आपकी डिजायर भी ये होती है कि इस पर्सन को हर्ट हो जाए, तो वो इंटेंशन में आ जाता है। इंटेंशन को आप कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हैं विद द डिजायर। इंटेंशन को आप कोरिलेट कर सकते हैं विद द डिजायर। जो चीज हम जानते हैं कि अगर हम किसी पर्सन की तरफ पत्थर मारेंगे तो उसको चोट लग सकती है, तो नॉलेज हुआ। और जब हम पत्थर उठा के मार रहे हैं ये चाहकर कि उसको चोट लग जाए, तो वो इंटेंशन हुआ। एक ही एक्ट है दोनों, लेकिन डिफरेंस किस बात का आ गया? एक में सिर्फ हमें पता था ऐसा हो सकता है, और दूसरे में जो हो सकता है वो करने की हमारी इच्छा भी यही थी कि वो करना है। राइट? अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। एक्सप्लेनेशंस क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेशन नंबर 1, it may amount to defamation to impute anything to a deceased person। क्या imputation या फिर defamation सिर्फ जो पर्सन अलाइव है उसी का हो सकता है, या जो जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है उसका भी हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राजीव गांधी, हमारे फॉर्मर लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के लिए अगर कुछ कहता हूँ, अगर मैं एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कुछ कहता हूँ, अगर मैं ऋषि कपूर जी के लिए कुछ कहता हूँ, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, अगर उनके बारे में मैं कुछ कहता हूँ, क्या वो भी डिफामेशन की कैटेगरी में फॉल करेगा? उसके लिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, इट मे अमाउंट टू डिफामेशन। राइट? ये वर्ड देखिएगा, इट मे अमाउंट टू डिफामेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन if the imputation would harm the reputation of that person if living। कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलना जो सेंटेंस वो पर्सन अगर अलाइव होता, जीवित होता, तो उसके रेपुटेशन को हार्म करता, तो ऐसा सेंटेंस उस पर्सन की डेथ के बाद बोलना, वो भी डिफामेशन में ही काउंट होगा। एंड इज इंटेंडेड टू बी हार्मफुल टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, ये उसकी फैमिली और रिलेटिव्स की फीलिंग्स को हर्ट करने वाला होगा। तो सीधी सीधी बात है, जो डिफॉर्मेशन है वो अलाइव के साथ साथ डिसीज्ड पर्सन का भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, इट मे अमाउंट टू डिफॉर्मेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन concerning a company or an association or collection of persons as such। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक कंपनी या फिर एसोसिएशन या फिर कलेक्शन ऑफ पर्संस, क्या इनका भी डिफॉर्मेशन हो सकता है या सिर्फ इंडिविजुअल का ही हो सकता है? राइट? आप, मैं, हम लोग इंडिविजुअल हैं, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनीज एक्ट में अगर आप जाएंगे, आप पढ़ेंगे, देखेंगे, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो भी एक फर्म होती है। कलेक्शन ऑफ पर्सन है वो भी एक ग्रुप है। तो क्या इम्पिटेशन सिर्फ इंडिविजुअल का हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन, एसोसिएशन और कलेक्शन इनका भी हो सकता है? सो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इसके लिए आता है, इट मे अमाउंट, वर्ड मे पे ध्यान दीजिएगा, it may amount to defamation to make an imputation concerning to a company। किसी कंपनी, एसोसिएशन या कलेक्शन
और पर्सन के लिए भी अगर इम्पिटेशन किया जाता है तो वो डिफॉर्मेशन में काउंट हो सकता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखिए, एन इम्पिटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड ironically may amount to defamation। जरूरी नहीं है कि आप जो इम्पिटेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में हो, लेकिन उसका अगर ऐसा कोई मीनिंग निकलता है जो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को डिफेम करेगा, सामने वाले पर्सन को की रेपुटेशन को हार्म करेगा, दैट विल आल्सो काउंट टू बी एन डिफामेशन इन द सेक्शन 499। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, नो इम्प्यूटेशन इज सेट। अब ये एक नेगेटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट हो रहा है। नो इम्प्यूटेशन इज सेट टू हार्म अ पर्सन्स रेपुटेशन अनलेस दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द estimation of others lowers the moral or intellectual character of that person। कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा इम्प्यूटेशन जो दूसरे लोगों की नजरों में उस व्यक्ति के मान सम्मान को कम नहीं करता है, उसके मॉरल को, उसके इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को डाउन नहीं करता है, तो उसको इम्प्यूटेशन नहीं समझा जाएगा। जब उसको इम्प्यूटेशन नहीं समझा जाएगा तो उसे डिफामेशन की कैटेगरी में भी फॉल नहीं करेगा। और लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और ऑफ हिज कॉलिंग, or lowers the credit of that person, or causes it to be believed that the body of that person is in a loathsome state or in a state generally considered as disgraceful। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी पर्सन को डिसग्रेसफुल नहीं करता है, उस पर्सन के क्रेडिट को कम नहीं करता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्प्यूटेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। और इसके बाद में कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस आप लोग देखना। अब इस सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आता है, वो क्या है? एक्सेप्शन। क्योंकि सेक्शन के स्टार्टिंग में कह दिया गया था कि जो एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ते हुए जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं या पब्लिकेशन है जो किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करते हैं, वो डिफॉर्मेशन में काउंट होंगे। लेकिन एक्सेप्शंस क्या क्या है? इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ। सुशांत सिंह राजपूत जी का जब उनकी डेथ हुई और इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये सामने आया दैट दैट पर्सन वाज अ ड्रग एडिक्ट और इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। तो अब ये बात क्या डिफॉर्मेशन में आएगी? क्या ये बात इम्पिटेशन में आएगी? क्या ये बात उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करने में आएगी कि वो पर्सन ड्रग लेता? नो। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ ट्रुथ, इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, राइट? सो इम्पिटेशन ऑफ ट्रुथ व्हिच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। तो जो कि पब्लिकली, पब्लिक के गुड के लिए, पब्लिक के अच्छे के लिए पब्लिश करना जरूरी बनता है, ऐसे ट्रुथ को इम्प्यूटेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक लीडर है, कोई मिनिस्टर है और वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं और सारे उनके अगेंस्ट में एविडेंस है, ऐसे मिनिस्टर के लिए न्यूज़पेपर में अगर ये पब्लिश किया जाता है दैट दिस मिनिस्टर इज अ करप्ट पॉलिटिशियन, तो क्या ये डिफामेशन में आएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रुथ प्रेजेंट किया गया है, राइट? So it is not defamation to impute anything which is true concerning any person। किसी व्यक्ति के बारे में कोई सच बात छापना ये डिफामेशन में नहीं है। If it be for the public good, that the imputation should be made or published, whether or not it is for the public good is a question of fact। अब ये एक बात है कि ये जो छापा जा रहा है ये समाज के लिए अच्छा है या नहीं है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये कोर्ट डिसाइड करेगी, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेस्ड होगा। हमेशा क्वेश्चन दो ही तरीके होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ तो क्या होता है? फिक्स होता है जो लॉ में लिखा है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस में। सो वेदर अ पर्टिकुलर ट्रुथ विल बी गुड फॉर द society or not, will be good for the public or not,
that is a question of fact, depends upon the circumstances. Moving further to the exception number 2, we do have second exception, public conduct of public servant. It is not defamation to express in good faith. कोई भी काम अगर गुड फेथ में किया जाता है तो उसे तो हम ऑफेंस वैसे भी नहीं मानते हैं. So it is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of a public servant. तो किसी पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट या उसकी ड्यूटीज को फुलफिल करते हुए अगर वो गुड फेथ में कोई काम करता है, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज डिफामेशन. पब्लिक सर्वेंट जो कि आपको सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में डिफाइन मिलेगा, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस और respecting his character so far as his character appears in that conduct and no further. तो अगर अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए ऐसा कुछ कर रहा है जो गुड फेथ में अगर किया जा रहा है, that will not be counted as defamation. Third exception, conduct of any person touching any public caution. कोई एक जन साधारण के बातों को छूते हुए अगर कोई बात लिखी जाती है, it is not defamation to express in good faith. Again जो important word है वो ये, any opinion whatever respecting the conduct of any person touching any public caution. अब यहाँ पे वर्ड क्या आपको ध्यान देना है, अगर किसी के बारे में कोई ओपिनियन दी जा रही है और वो भी गुड फेथ में, तो ओपिनियन स्टेटमेंट में नहीं आती है, ओपिनियन किसी के अगेंस्ट में डिफेमेशन में काउंट नहीं होगी. अगर मिनिस्टर जो पकड़ा गया है और उसके बारे में कहा जाता है कि भी हो सकता है इन्होंने तो रिश्वत ली हो, पहले भी इनके अगेंस्ट चला था, तो ये तो ऐसे ही हो सकते हैं, दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, तो इसको हम डिफामेशन में नहीं काउंट कर सकते. एंड रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर सो फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर. इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. इट इज नॉट डिफामेशन इन ए टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ any opinion whatever respecting Z. अब A ने गुड फेथ में Z के बारे में अगर कुछ भी कहा है, कुछ भी लिखा है, Z's conduct in petitioning the government on a public caution, in signing a requisition for a meeting on a public caution, in presiding or attempting at such meeting, in forming or joining any society which invites the public support, in voting or convincing for the particular candidate for any situation, in the efficient discharge of the duties of which the public is interested. तो किसी कैंडिडेट के बारे में फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग और कन्वेंसिंग ऐसी कोई बात कहना which is said to be in good faith, that will not be counted as defamation. Fourth exception देखिए, publication of reports of proceeding of court. कोर्ट की प्रोसीडिंग को पब्लिश करना, that will not be in the defamation. It is not defamation to publish substantially true report of the proceedings of the court of justice or of the result of any such proceedings. Explanation है इसका एक, a justice of the peace or other officer holding an inquiry in open court preliminary to a trial in the court of justice is a court within the meaning of the above section. बात ये कह रहे हैं कि जो इंक्वायरी का स्टेज है, इंक्वायरी का स्टेज ट्रायल से पहले होता है, उसमें जो काम किए गए हैं उसे भी क्या माना जाएगा, उसे भी कोर्ट की डेफिनेशन में ही काउंट किया जाएगा. यानी वहां पे भी जो एक्ट हुए हैं उनको पब्लिश करना वो डिफामेशन में नहीं आएगा. एक्सेप्शन नंबर 5, merits of case decided in court or conduct of witness and others concerned. अगेन कोर्ट में जब केस डिसाइड हो जाता है मेरिट्स पे और उसमें जो बातें कही जाती हैं उन्हें पब्लिश करना, उन्हें कहना, obviously in the good faith, that will not be counted as defamation. एक एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, a performance may be submitted
performance may be submitted to the judgment of the public expressly or by acts on the part of the author which imply such submission to the judgment of the public. तो कोई सबमिशंस अगर हैं इन द जजमेंट में जो जो ओपिनियंस प्रेजेंट की गई हैं उन सारी चीज़ों को बुक्स में पब्लिश किया जाता है, जजमेंट को पब्लिश किया जाता है, जो लॉ की बुक्स पब्लिश की जाती हैं उन सब चीज़ों को इसी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। कोई फाइनली डिसाइड हो चुका है केस मेरिट्स पे, देन इट विल नॉट बी कंसिडर टू बी अ डिफामेशन, उसमें जो भी बात कही गई। 7th एक्सेप्शन, सेंसर passed in good faith by person having lawful authority over another. It is not defamation in a person having over another any authority, either conferred by law or as arising out of lawful contract. तो या तो लॉ ने वो अथॉरिटी दी हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर हुए हैं दोनों आपस में, उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऐसी कोई अथॉरिटी मिली है। मेड विद दैट अदर to pass in good faith any censure on the conduct of that other is in matters to which such lawful authority relates. तो ऐसी अथॉरिटी में अगर वो पर्सन सामने वाले पर्सन के ऊपर कोई सेंसर्स लगाता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है, that will not be considered to be in defamation. We do have one more exception, exception number 8. Accusation preferred in good faith to authorized person. It is not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject matter of accusation. किसी एक पर्सन के ऊपर कोई चार्जेस लगाए जाते हैं, कोई एक्यूजेशन लगाया जाता है किसी भी ऑफेंस का, तो उसे भी डिफामेशन में नहीं काउंट किया जाएगा until unless वो wrongful इंटेंशन से ना किया गया। अगर गुड फेथ में अगर कोई एक्यूजेशन लगाए गए हैं, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी द डिफामेशन। 9th एक्सेप्शन सेज दैट imputation मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट्स। अब कोई ऐसा imputation जो या तो खुद के या फिर किसी और पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को, हितों की रक्षा के लिए अगर किसी को कुछ कहा गया है, दैट विल नॉट ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड to be in the definition of defamation. Exception number 10, caution intended for good of person to whom conveyed or for the public good. जिस पर्सन को कहा गया है उस पर्सन के गुड के लिए या फिर पब्लिक गुड के लिए अगर कोई बात कही जाती है, that will also not be considered to be a defamation. तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शंस हैं इनको आप दोबारा से एक बार देखना, पढ़ना। 10 एक्सेप्शंस हैं, इन एक्सेप्शंस का बेनिफिट मिल सकता है। अगेन अगर किसी के अगेंस्ट में कोई केस फाइल होता है डिफामेशन का, तो ये चेक किया जाएगा क्या ये सिचुएशन इन 10 एक्सेप्शंस में से किसी में फॉल करती है क्या, और अगर हाँ तो फिर उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बात ये आती है अगर किसी के ऊपर डिफामेशन प्रूव होता है तो सेक्शन 500 उसका पनिशमेंट स्पेसिफाई करता है। Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. इसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेक्शन 503 की तरफ। सेक्शन 503 हमें बताता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। Whoever threatens another with an injury to his person. His person का क्या मतलब होता है? His person का मतलब होता है उस पर्सन की बॉडी, राइट। रेपुटेशन, या तो उसकी बॉडी को इंजरी कॉज करेंगे या उसकी रेपुटेशन को इंजरी कॉज करेंगे या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज करेंगे, इन बातों की धमकी देना। Whoever threatens another if with any injury to his person, reputation or property or to the person or reputation of anyone that person is interested, या फिर उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के, with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do or omit to do anything
any act which that person is legally entitled to do. तो ये किस लिए किया जा रहा है, जो धमकी वगैरह दी जा रही है किस लिए किया जा रहा है ऐसा, या तो कोई ऐसा काम उससे करवाया जाना जो उसको नहीं करना चाहिए, या फिर जो काम उसे करना चाहिए जिसके लिए वो बाउंड है लीगली, उस काम को करने से उसको रोकना, इनके लिए ये थ्रेटन किया जा रहा है. As the means of avoiding the execution of such threat commits criminal intimidation. तो ऐसा माना जाएगा कि ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ है. एक एक्सप्लेनेशन है, a threat to injure the reputation of any deceased person, किसी मृत व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करने की धमकी देना, in whom the person threatened is interested, ऐसे व्यक्ति को जो उस डिसीज्ड पर्सन में इंटरेस्ट रखता है यानी उससे हित रखता है, उससे जुड़ा हुआ है, इज विद इन दिस सेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स के जो फादर हैं उनकी डेथ हो चुकी है. मिस्टर वाई आते हैं और वाई जेड को बोलते हैं कि आप मेरा ये काम करो वरना मैं आपके फादर की रेपुटेशन को हार्म करूंगा. तो ये माना जाएगा कि जेड के वाई ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन का यूज किया है. और इसी सीक्वेंस में जो हमारा लास्ट सेक्शन अब हम लेने जा रहे हैं, लास्ट तो नहीं सेकंड लास्ट, सेक्शन 509, इसके बाद सेक्शन 511 लास्ट सेक्शन हम लेंगे और इसके साथ हमारा ये कंप्लीट होगा. तो सेक्शन 509 की तरफ हम बढ़ते हैं. सेक्शन 509 बताता है वर्ड, जेस्चर और एक्ट, शब्द, भंगिमाएं या फिर कोई कार्य. वर्ड, जेस्चर और एक्ट, जेस्चर को आप इशारों में भी ले सकते हैं, इशारे. इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, किसी महिला के स्वतंत्रता को, स्वच्छंदता को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा के लिए कुछ कहना या फिर ऐसे कोई इशारे करना या फिर कुछ एक्ट करना. Whoever intending to insult the modesty of any woman utters, यानी कि बोले, any words, makes any sounds, gestures, exhibits any object, intending that such word, sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman. तो किसी महिला के सामने ऐसा कुछ कहना, डायरेक्टली उसे नहीं कह रहे हैं लेकिन उसके सामने दूसरे से कहते हुए कुछ कहना या ऐसा कुछ करना कि जब वो सुनती है या उसे देखती है तो उसे आपत्तिजनक लगेगा, उसे असम्मान महसूस होगा, उसे अपना अपमान महसूस होगा. और intrudes upon the privacy of such women shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years or and shall also be liable to fine. तो ऐसे में 3 years तक का imprisonment माना जाएगा, दिया जा सकता है, बट सिंपल imprisonment. और लास्टली हम आते हैं सेक्शन 511 की तरफ, जो बताता है द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट. कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जिसमें जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का है या फिर किसी अदर तरह का कोई इम्प्रिजनमेंट है, और ऐसे ऑफेंस का सिर्फ अटेम्प्ट किया जाता है. कोई भी ऐसा ऑफेंस जिस ऑफेंस में जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर अदर कोई इम्प्रिजनमेंट है और उस ऑफेंस का सिर्फ अटेम्प्ट किया जाता है, तो क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या ऑफेंस होगा. पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस, ऑफेंस किया नहीं है, सिर्फ कोशिश की है, अटेम्प्ट किया है, उसके लिए प्रयास किया है. Whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment, or to cause such an offense to be committed, and in that attempt does any act towards the commission of the offense. और ऐसे अटेम्प्ट में इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए वो कोई भी जो एक्ट करता है, कोई भी एक्शन करता है, shall, where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment of any description provided for the offense
for the term which may extend to 1/2. तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आई है, इसको अंडरलाइन करता हूं मैं, where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt. अगर किसी सेक्शन में, क्योंकि हम पूरा ये लास्ट सेक्शन ऑफ आईपीसी है, ऊपर किसी सेक्शन में ऐसे किसी ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट अगर स्पेसिफाइड है तो फिर वो सेक्शन 511 में फॉल नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और उसका सिर्फ अटेम्प्ट होता है और उसका पनिशमेंट कहीं और स्पेसिफाइड अगर नहीं है तो उसमें कितना पनिशमेंट मिल सकेगा? 1/2 of the imprisonment for life, or as the case may be, 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense, or with both. तो कितना imprisonment मिल सकेगा? 1/2 तक का, आधा उसका अटेम्प्ट के लिए मिल सकेगा। हाँ, लेकिन अगर प्रीवियस किसी सेक्शन में उसके लिए ऑलरेडी स्पेसिफाइड है तो वो फिर इस सेक्शन में फॉल नहीं करेगा। इसके साथ में हमारी ये रैपिड रिवीजन की सीरीज आईपीसी की कंप्लीट होती है। इसमें टोटल आप जब काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमने 170 के अप्रोक्स सेक्शंस को डिस्कस किया है। पूरे 511 सेक्शंस इसमें हमने नहीं लिए हैं। ऑन एन एवरेज 40-42 लेक्चर्स का ये टोटल पूरा सीरीज है, जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हीं को कवर किया है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ें, क्या स्टार्ट करें, वो आप अपना मेंशन कर सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं कि इस जो 5 बजे वाला हमारा टाइमिंग है, इस पे हम कौन सा नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट करें। आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं।